ये कहानी एक 17 साल की लड़की की है जिसने अपनी पूरी लाइफ में न जाने कितनी बार खुद के साथ बुरा होते हुए देखा है और महसूस किया है। लेकिन इससे भी बुरी चीज़ तब होती है जब उसका परिवार उसका साथ नहीं देता, उस पर बिलीव नहीं करता। और यही वजह है इस कहानी का नाम होना बिलीव मी। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से कैफ़े को देखते हैं जहां पर लिज़ा नाम की लड़की काम करती है। लिज़ा वहाँ के आने वाले सभी कस्टमर से बहुत ही अच्छे से बातें करती है और ये सब देखकर उसके बॉस भी बहुत ही खुश होते हैं। और यही वजह होती है कि जब उसने अपना प्रमोशन मांगा तो उसके बॉस ने ज़्यादा समय ना लेते हुए उसे सामने वाले काउंटर पर प्रमोट कर दिया। अब हर रोज़ की तरह एक रात जब लिज़ा कैफ़े से घर जा रही होती है तो हमें उसकी असली ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। लिज़ा जैसे कैफ़े में खुश दिखती है, असली ज़िंदगी उसकी बिल्कुल उल्टी है दोस्तों। सभी लोग काम करके घर जाते हुए खुश होते हैं, लेकिन लिज़ा घर जाने से घबरा रही है। उसके लिए वो घर नहीं बल्कि एक नर्क है। अब साइकिल चलाते टाइम वो अपने घर में होने वाली चीज़ों के बारे में सोचती है और इन चीज़ों में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वेल ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। और इसी दौरान लिज़ा को सुनसान रोड पे एक गाड़ी दिखती है जिसे देख के वो घबरा जाती है। वो साइकिल की स्पीड बढ़ा के जल्दी से घर आती है और अब हम यहाँ पर लिज़ा का घर देखते हैं, लेकिन असल में ये घर उसका नहीं है। वो अपनी नानी और उसके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है और मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जिसके बदले में वो हर रोज़ लिज़ा के साथ एक रात गुजारने को उसको मौका मिलता है। वो उसके साथ डेली ज़बरदस्ती करता है, यानी वो वही इंसान है जो लिज़ा के दिमाग में हर टाइम घूमता रहता है। अब इन सबसे परेशान होकर एक दिन जब लिज़ा कैफ़े से घर आती है तो एक सुसाइड नोट भी लिखती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खुद की जान ले सके। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि लिज़ा जब 14 साल की थी तब उसकी मॉम ने उसे यहाँ भेजा था। उसे यही लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से आज तक वो अपनी पूरी सैलरी उन्हें ला के देती थी ताकि उसकी नानी को मॉरिस का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद आज भी कुछ नहीं बदला है दोस्तों। अब एक दिन जब लिज़ा अपनी बड़ी बहन से बात करती है जो कि उसकी मॉम के पास रहती है, लिज़ा अपनी सिस्टर से बोलती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, लेकिन उसकी सिस्टर भी मजबूर होती है। उसके हाथ में कुछ नहीं होता। उसकी मॉम ने लिज़ा को यहाँ भेजा है और जब लिज़ा अपनी मॉम से यही सारी बातें बताती है तो वो ये कहकर मना कर देती हैं कि उसे अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए उसे वहाँ पर भेजा गया है। अब लिज़ा की मॉम को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे लिज़ा की कोई भी फ़िक्र है। वेल दोस्तों, अब इतना ही काफ़ी नहीं था कि लिज़ा की ज़िंदगी में एक तूफ़ान आने वाला था जो उसे अंदर से हिला कर रख देगा। और एक रात जब वो कैफ़े से घर आ रही होती है तो रास्ते में उसे वही कार दिखती है जो पिछली रात उसका पीछा कर रही थी। लेकिन इस बार उस कार में से एक आदमी निकलता है जो कि लिज़ा को किडनैप कर लेता है और फिर उसके साथ कार में बहुत ही बुरे काम करता है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकता, वो लिज़ा की आंखों पे कपड़ा बांध देता है और उसे एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है। और लिज़ा पूरी तरह से शॉक में हो जाती है। वो आदमी उसे अपने घर ले जाके लिज़ा के साथ एक और बार गलत काम करता है और ऐसे ही डेली उसके साथ वो गलत काम करता रहता है। डेली यही चलता रहता है। अब इसी तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है और लिज़ा यहाँ पर समझ चुकी थी कि ये आदमी एक साइको है और उसके साथ जो हो रहा है वो नया नहीं है, क्योंकि यही काम उसकी नानी के घर भी हुआ करता था। लेकिन लिज़ा यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचाना चाहती है और यहाँ से निकलना चाहती है। वो उस आदमी से जिसका नाम बॉबी है उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और सॉरी बोलती है कि ज़रूर उसकी लाइफ में कोई लड़की होगी जिसने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है। और बॉबी धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिज़ा की नानी पुलिस से उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाती हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और सबसे पहले वो उस कैफ़े में जाते हैं जहां लिज़ा काम करती थी, जिसमें उन्हें पता चलता है कि लिज़ा बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो कभी भी भाग नहीं सकती है, ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। और वहीं दूसरी तरफ जब दूसरा ऑफिसर उसकी मॉम के पास जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। लिज़ा की मॉम का बिहेवियर देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि उन्हें लिज़ा की कोई भी फिक्र नहीं है और ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है।
लेकिन लीज़ा की बहन उन्हें रोक कर वही बात बोलती है जो कैफ़े ओनर ने बोली थी कि लीज़ा कभी भी भाग नहीं सकती है, उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और पहुंचते हैं हम उसी अपार्टमेंट में जहां पर बॉबी ने लीज़ा को बंदी बना कर रखा है। बॉबी बार बार उसके साथ फिजिकल होता है, लेकिन लीज़ा हिम्मत नहीं हारती। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि बॉबी दिमाग से पागल टाइप का आदमी है। इसी बीच वो उसके चेहरे को बार बार छूती है, जिससे कि वो पता लगा सके कि वो दिखने में कैसा है। और यहाँ पर लीज़ा उसकी बार बार तारीफ़ कर रही थी, उसे अपनी तरफ और खींचने की, आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। और वो उसे अपने डैड की तबीयत ख़राब होने का झूठा बहाना भी बताती है और फेक सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि बॉबी को उस पर थोड़ा तरस आ जाए और वो उसे छोड़ दे, लेकिन बॉबी उसके साथ पूरे 24 घंटे रहता था। अब लीज़ा बाथरूम जाने के बहाना बनाती है और वहाँ पे अपनी मौजूदगी के कुछ सबूत छोड़ देती है। वो मिरर पर अपने कुछ फिंगरप्रिंट लगा देती है और अपने कुछ बालों को तोड़कर वहीं फेंक देती है। और वो ये सब कर ही रही होती है कि बॉबी को पता चल जाता है कि उसने बाथरूम को लॉक किया है। वो अचानक से गेट खोल के अंदर आता है, लेकिन लीज़ा फिर से नॉर्मल हो जाती है। और एक रात जब बॉबी सो रहा था तो लीज़ा धीरे से उठ के एक कॉल लगाती है, क्योंकि उसे आइडिया हो गया था कि इस घर में एक फ़ोन मौजूद है। लेकिन कॉल लगाने से पहले उसके दिमाग में उसकी मॉम की कही हुई एक बात याद आ जाती है, जिसमें वो दोनों लड़ रहे थे और लीज़ा अपनी मॉम से बोल रही थी कि आपको पता है ना कि नानी के घर पे मेरे साथ क्या हो रहा है। उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुमने कुछ किया तो इससे भी बुरा हो सकता है, तुम्हें जो मिला है उसमें ही खुश रहो। और ये सब सोचने के बावजूद वो उन्हें कॉल लगाने वाली होती है, पर तभी अचानक से वो इंसान जाग जाता है और लीज़ा को पकड़ लेता है। बॉबी उससे बोलता है कि तुम बहुत चालाक बन रही हो, और अब वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीज़ा बोलती है कि वो अपने बीमार डैड की तबीयत पूछने के लिए उन्हें कॉल कर रही थी। ये बोलने के बाद वो इमोशनल हो जाती है, जिससे बॉबी उसकी बातों में आ जाता है और उसे छोड़ देता है। ऐसी हालत में लीज़ा को सिर्फ बहन की कही हुई बात याद आ रही थी, जिसमें उसने कहा था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम कभी भी गिव अप मत करना। अब एक दिन जब बॉबी लीज़ा के साथ फिजिकल हो रहा था तो लीज़ा एक बार फिर से उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और ये बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये सुनकर बॉबी उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में 16 लड़कियों को मारा था। जब बॉबी ये न्यूज़ देखता है तो सोचता है कि यही सही मौका है लीज़ा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इतने बड़े केस को सॉल्व करने की बजाय लीज़ा का केस क्यों सॉल्व करेगी। उसने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है, जिससे वो उसे पहचान भी नहीं सकते। जिसके बाद वो लीज़ा को कार में बैठाता है और एक पार्क में ले जाता है और वो यहाँ फिर से अपना इरादा बदल लेता है। वो लीज़ा को मारने वाला था, लेकिन लीज़ा बार बार उससे बोल रही थी कि आई एम यंग गर्ल, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, मुझे जाने दो प्लीज़। शायद ये सब बातें सुनकर बॉबी सख्त लौंडा जो कि पिघल जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो कहना कि मैं ब्लैक हूँ, मतलब ब्लैक आदमी हूँ, और मेरी हाइट शॉर्ट है और मैं बहुत ही मोटा हूँ। फिर वो लीज़ा को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। लीज़ा वहाँ से भागते हुए अपने घर आती है और घबराते हुए अपनी नानी से कहती है कि उसको किडनैप किया गया था। वो वहाँ से बच के जैसे तैसे आई है, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि उसके घर वाले उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं करते। उसकी नानी को ये सब मजाक लग रहा था। अब उसकी नानी इंस्पेक्टर लोपेस को बताती है कि लीज़ा घर आ गई है, लेकिन लोपेस को उसकी कहानी पे यकीन नहीं था। वो लीज़ा से सुनना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। लीज़ा उन्हें सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उनका कहना था कि अगर उसके साथ गलत काम किया गया है तो उसके शरीर पे एक भी निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ खुले थे तो उसने हाथ पैर क्यों नहीं चलाए। लीज़ा उनसे कहती है कि वो आदमी पूरा पागल था और उसके पास एक बंदूक थी जिससे वो मुझे बार बार डरा रहा था, और यही वजह थी कि मैंने उसकी कही हुई सारी बातों को माना। लेकिन ये सब जानने के बाद भी उन पुलिस ऑफिसर को लग रहा था कि वो ये सब मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है।
क्या बात है। वहाँ पर दो लेडी ऑफिसर को ये तक लगने लगा था कि वो ज़्यादा टीवी देखती है, जिस वजह से वो ये सब कहानियाँ उन्हें बता रही है। लेकिन शायद इस बार लीज़ा की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उस समय स्टेशन में एक डिटेक्टिव की टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर को ढूंढने में लगी थी जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। जब वो लेडी ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता तो वो डिटेक्टिव लैरी से मदद मांगती है और डिटेक्टिव लीज़ा के रूम में पहुंचते हैं, जहां वो चुपचाप उदास होकर बैठी थी। वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन लैरी उसे अपनी जेब से अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाते हैं जिससे कि लीज़ा को उसे थोड़ा अपनापन लग सके। इसके और लैरी उससे बोलते हैं कि तुमने जो भी देखा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, मुझे एक एक करके आराम से बताओ। और लीज़ा उन्हें सारी डिटेल को बताना चालू कर देती है, जैसे कि बॉबी के पास एक ब्लैक कलर की कार है जिस पे रेड कवर लगा हुआ था। उसके घर में टोटल 22 सीढ़ियाँ थी। उसकी कार के डैशबोर्ड पे मैग्नम लिखा हुआ था। इसके बाद वो बोलती है कि वो आदमी गोरा है, लेफ्ट हैंडेड है और उसके पास एक बंदूक भी है। अब ये सब जानने के बाद लैरी को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई मामूली जानकारी नहीं है। वो फ़ौरन अपने लोगों से कह के इन्वेस्टिगेशन चालू करने को कहते हैं। लैरी को चीज़ों को कंफर्म करने के लिए लीज़ा के घर पे फ़ोन करते हैं और उस फ़ोन को मॉरिस उठाता है जो कि उसके बाप का रोल अदा कर रहा था। वो बाप बनकर उसका बात कर रहा था। लैरी सोचता है कि उसके डैड कितने लापरवाह किस्म के इंसान हैं और उसके डैड ऐसे क्यों हैं, इसके बारे में वो लीज़ा से पूछता है। अब लीज़ा दोस्तों आखिरकार थक हार कर मॉरिस की सच्चाई भी उन्हें बता देती है। फ़ौरन उसकी नानी के घर जाते हैं और मॉरिस को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि लैरी और उसकी टीम अब इस केस को लेके और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लीज़ा के साथ ये काम उसी ने किया है जो सीरियल किलर को वो ढूंढ रहे हैं, और इसे कंफर्म करने के लिए वो लीज़ा के कपड़े फॉरेंसिक में भेजते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये वही किलर है, क्योंकि लीज़ा के कपड़ों से वही निशान मिले थे जो कि सारे विक्टिम से मिले थे। अब लैरी को पूरा यकीन हो गया था कि ये वही आदमी है जिसे वो सालों से ढूंढ रहे हैं। वो फ़ौरन लीज़ा को लेके उसी जगह जाते हैं जहाँ बॉबी उसे छोड़कर भागा था। लीज़ा वहाँ लैरी की कार में बैठती है और आंखें बंद करके वही सब रिवाइंड करती है जो उसने उस दिन महसूस किया था। और लीज़ा उन्हें लेके गैस स्टेशन जाती है जहां बॉबी ने कार में गैस भरवाई थी। जिसके बाद पुलिस उस गैस स्टेशन के कैमरा को चेक करती है और तभी उन्हें एक बहुत ही बड़ा सबूत मिल जाता है। कैमरा में दोस्तों उन्हें वही आदमी दिखता है जिसका लीज़ा ने स्केच बनवाया था, और अब उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और हर गली नुक्कड़ पर लगा दिए जाते हैं। पुलिस उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद फाइनली एक ऑफिसर को बॉबी दिख जाता है। वो बॉबी के पास जाता है और कहता है कि सर, हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फ़ोटो लेनी पड़ेगी। अब बड़ी चालाकी से वो बॉबी की फ़ोटो खींच लेता है और उसे जाने देता है। इसके बाद उस फ़ोटो को लीज़ा को दिखाया जाता है और लीज़ा उसे पहचान लेती है, जिसके फ़ौरन बाद ऑफिसर बॉबी के घर का पता लगा लेते हैं। उन्हें वहाँ पर 22 सीढ़ियाँ मिलती है और घर के अंदर जाने पे उन्हें वहाँ लीज़ा के बाल और उसके फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। अब जो लीज़ा ने यहाँ छोड़े थे वो काम आ गए दोस्तों। और अब ये सब सबूत मिलने के बाद अब बॉबी की मौत आने वाली थी। पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढने लगती है और कुछ दिन बाद बॉबी उन्हें एक थिएटर के बाहर दिख जाता है, जो कि बड़े आराम से मूवी देखने जा रहा था। उसी टाइम बहुत सारे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और एक मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद लैरी लीज़ा के पास जाता है और उसे ये न्यूज़ बताता है, जिसके बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लीज़ा की बहादुरी के लिए उसे सलाम करता है। लीज़ा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी जस्टिस दिलाया था जो बेकसूर थी। केस खत्म होने के बाद लीज़ा अपनी नानी के घर नहीं जाती, क्योंकि उसे अब अपनी वही पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना था। वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसी वजह से इंस्पेक्टर उसकी आंट से कांटेक्ट करते हैं और उसे वो लेने आ जाती है। और लीज़ा को इस हालत में देखकर उसकी आंट उसे माफ़ी मांगती है और उसे बोलती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसे बोलती हैं कि अब से वो उसका ख्याल रखेंगी और उसकी पूरी सेफ्टी की उनकी जिम्मेदारी है। लीज़ा मदद के लिए लैरी को थैंक यू बोलती है और लैरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और कुछ दिन बाद लीज़ा अपनी माँ को एक नोट भेजती है जिसमें लिखा था कि मॉम, आप हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करती। आप गलत थी मॉम। और लास्ट में लिखा होता है गुड बाय। उसकी मॉम ये लेटर पढ़कर समझ जाती हैं कि उन्होंने कितना गलत किया है लीज़ा के साथ। अब लीज़ा की छोटी बहन भी उसके पास थी और दोनों एक नए सफ़र पर, एक नई शुरुआत पर निकल चुकी थी। लास्ट में हमें बताया जाता है कि बॉबी को मौत की सज़ा सुनाई गई है और फिर हम कुछ सालों बाद लीज़ा को देखते हैं जो कि अब लेडी ऑफिसर बन चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। लिज़ा ने बड़े होकर ऑफिसर बनने का डिसीज़न लिया और इस कहानी में आपको एक लाइन का मतलब मिल जाएगा, वो है नेवर गिव अप। लिज़ा ने हिम्मत कभी नहीं हारी और बस लड़ती रही और आखिर में उसे एक दिन इंसाफ मिल ही गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके